26 जनवरी 2022 सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य का 72वां वर्धापन दिन। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें हम संविधान के निर्माता, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके संबोधित करते हैं, संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भारत के संविधान में जो लोकतांत्रिक गणराज्य की संकल्पना रखी गई है वह मैंने फ्रांस की क्रांति से नहीं ली है। मैंने बुद्धकालीन भिक्षु संघ से यह लोकतांत्रिक गणराज्य की संकल्पना ली है और उसी को मैंने संविधान में रखा है। तो इसका अर्थ यह होता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यह लोकतांत्रिक गणराज्य की संकल्पना के आद्य प्रवर्तक माने जा सकते हैं। और इसी नाते मैं सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध को अभिवादन करता हूँ, क्योंकि 26 जनवरी के उपलक्ष्य में वह मेरे लिए भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य के आद्य प्रवर्तक हैं। संविधान के माध्यम से भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की संकल्पना को पुनर्स्थापित करने का श्रेय मैं माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को देता हूँ, क्योंकि जब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि बुद्ध के समय में लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था थी, बाद में वह व्यवस्था समाप्त हो गई, बाद में वह व्यवस्था नष्ट की गई, उसको फिर से 2560 साल बाद भारत में 2550 साल बाद माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से पुनर्स्थापित किया। और इसीलिए मैं संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विनम्र अभिवादन करता हूँ। 26 जनवरी 2022 के उपलक्ष्य में, लोकतांत्रिक गणराज्य दिन के वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में मैत्री इंडिया चैनल के सारे ही दर्शकों को तथा उनके माध्यम से भारत का संविधान, जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहता है, उन लोगों को विनम्र अभिवादन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जय भीम भी। परंतु मंगल कामना मैं अभी आरंभ में नहीं दूंगा, वह शायद मैं अंत में सारे ही भारतीयों को 26 जनवरी के उपलक्ष्य में मंगल कामना देने के बारे में मैं सोच सकता हूं। अभी मैं आपको मंगल कामना नहीं दे रहा। फिर से एक बार अभिवादन, साधुवाद और सप्रेम जय भीम। बात को आगे बढ़ाने से पहले आइए संक्षेप में लोकतंत्र और गणराज्य दोनों की व्याख्याएं हम लोग देख लेते हैं। डिक्शनरी में लोकतंत्र या अंग्रेजी में जिसको रिपब्लिक कहा जाता है, रिपब्लिक की बड़ी छोटी सी परंतु बहुत ही अच्छी व्याख्या दी गई है। अ स्टेट इन विच द सुप्रीम पावर रेस्ट इन द बॉडी ऑफ द सिटीजन्स, और द सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। इसका अर्थ ये होता है कि जिस देश में लोग सार्वभौम हैं, जिस देश में सारी सत्ता, पॉलिटिकल पावर लोगों के हाथ में है, वह देश गणराज्य कहलाता है। भारत के संविधान में जब गणराज्य की संकल्पना रखी गई है तो यही संकल्पना है कि लोग सार्वभौम हैं, लोग सत्ता के स्रोत हैं, लोग सत्ता के नियंत्रक हैं, लोग सत्ता के नियामक भी है। यह संकल्पना भारत के गणराज्य में। और फिर आगे यह कहा गया है कि द पावर which is vested in the people, the power which rests with the people is utilized by their representatives elected or nominated, directly elected or indirect। लोग सार्वभौम होते हैं, लोगों के हाथ में सत्ता होती है और इस सत्ता का उपयोग लोग अपने निर्वाचित या अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं
अपनी सत्ता का कुछ हिस्सा उनको देकर। दिस इज रिपब्लिक। तो फिर से गणराज्य संक्षेप में, लोग सार्वभौम होते हैं, सत्ता के स्रोत होते हैं, सत्ता के नियंत्रक होते हैं, परम सत्ता लोगों में निहित होती है और यह लोग अपने निर्वाचित, प्रत्यक्ष निर्वाचित या अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सत्ता का उपयोग करते हैं और उनको, अपने प्रतिनिधियों को कुछ अपने सत्ता का अंश देते हैं, पूरी सत्ता देते नहीं। क्योंकि पूरी सत्ता इसलिए नहीं देते कि प्रतिनिधि अपेक्षा के अनुसार यदि कार्य नहीं करता है तो उसको वापस बुलाने का, पद से हटाने का अधिकार भी सर्वोच्च अधिकार में लोगों के पास होता है और इसीलिए उतनी सत्ता देती हैं लोग उस प्रतिनिधि को जितनी आवश्यक है। और इस माध्यम से जब शासन यंत्रणा चलती है तो उस शासन प्रणाली को रिपब्लिक कहा जाता है, गणतंत्र कहा जाता है और यही भारत में स्थापित गणतंत्र की मूल धारणा है, जिसमें लोग सार्वभौम हैं, सर्वोच्च सत्ता, सुप्रीम पावर, परम शक्ति लोगों के हाथ में है और इस शक्ति का उपयोग लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। तो यह हो गई गणतंत्र की व्याख्या। आइए लोकशाही की, लोकतंत्र की व्याख्या देखें। सबको मालूम है अब्राहम लिंकन की व्याख्या, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए सरकार, इसका मतलब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इसमें कहीं भी लोग सार्वभौम हैं, लोग परम सत्ताधारी है। इस लोकतंत्र की व्याख्या में लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा सरकार है, लोगों के लिए सरकार है, परंतु कहीं भी लोग सार्वभौम है, लोग परम सत्ताधारी है, इसका उल्लेख नहीं है। और जब भारत के संविधान की उद्देशिका में सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य यह वाक्यांश आता है, तब गणराज्य और लोकतंत्र को जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? हमें यह प्राप्त होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर लोग सार्वभौम हैं, जहां पर लोग परम सत्ताधारी हैं, जहां पर लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी सत्ता का उपयोग करते हैं और ऐसी सरकार स्थापित करते हैं जो लोगों की सरकार होती है, जो लोगों के द्वारा सरकार होती है और जो लोगों के लिए सरकार होती है। इस प्रकार का लोकतांत्रिक गणराज्य संविधान के माध्यम से माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नाम के संविधान के निर्माता ने भारत में स्थापित किया और जिसके स्थापन होने की घोषणा 26 जनवरी 1950 को की गई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान को संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की और घोषित किया कि यह संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। इसीलिए क्या क्या हुआ 26 जनवरी 1950 को? पहली बात यह हुई कि संविधान सभा द्वारा स्वीकृत माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारत का संविधान लागू हुआ। भारत के संविधान ने घोषणा की कि भारत के लोग सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करते हैं। संविधान ने घोषणा की कि भारत एक राष्ट्र है। संविधान ने घोषणा की कि यह देश का नाम भारत है और हम भारत के लोग हैं। संविधान ने यह भी घोषणा की यह राष्ट्र है जिसमें लोग सार्वभौम है, लोग सर्वसत्ताधारी हैं, प्रतिनिधियों के माध्यम से सत्ता का उपयोग करेंगे। यह देश में लोगों की सरकार होगी,
लोगों द्वारा सरकार होगी, लोगों के लिए सरकार होगी। इस देश का नाम संविधान का अनुच्छेद 1 भारत दैट इज इंडिया होगा। भारत अर्थात इंडिया इस देश का नाम होगा। इंडिया यह नाम नहीं, अर्थ दिया गया है सुविधा के लिए। भारत इस देश का नाम भारत है। जब संविधान कहता है, इसके पहले संविधान नहीं था, इसके पहले किसी ने इस देश को नाम नहीं दिया था। इस देश को नाम नहीं था क्योंकि राष्ट्र ही नहीं था ना, तो नाम कहां से आएगा। संविधान ने इसको राष्ट्र घोषित किया सर्वप्रथम। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं यह देश था, देश की सीमाएं थी, देश में लोग थे, राजा थे, महाराजा थे, ब्रिटिश थे, मुस्लिमों ने राज किया, सारे लोगों ने राज किया, परंतु कभी भी यह देश एक राष्ट्र नहीं बना, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण के लिए जो जो जरूरतें होती हैं वह जरूरतें कभी भी पूरी नहीं की गई थी। और इसीलिए संविधान के माध्यम से सर्वप्रथम भारत यह राष्ट्र है यह घोषित हुआ। साथ में इस देश का नाम भारत है और इस देश के सारे ही रहने वाले निवासी भारतीय है यह घोषित किया गया। इसका मतलब संविधान ने 26 जनवरी 1950 को मेरे देश को नाम दिया भारत, मेरे देश को घोषित किया कि यह सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य है और मुझे पहचान दी कि मैं इस सार्वभौम लोकशाही गणराज्य का नागरिक भारतीय हूं। यह 26 जनवरी और फिर हमने घोषणा की कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और फिर लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए जो जो संवैधानिक संस्थाओं की जरूरत होती है उन संस्थाओं की स्थापना भी 26 जनवरी 1950 में की गई, उससे आरंभ हुई। कौन सी संस्थाएं उन्होंने 1950 में स्थापन की और उसका क्रम शुरू हुआ। संविधान में हमने पहले तो मंत्रिमंडल बन गया, सांसदीय लोकतंत्र का हमने स्वीकार किया, मंत्रिमंडल बन गया। संसद कहाँ है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा में प्रस्ताव रखा कि संविधान सभा संसद करके भी कार्य करेगी, संसद अस्तित्व में आए। इसलिए मंत्रिमंडल को अधिकृतता प्राप्त हुई। संसद बिना मंत्रिमंडल कैसे बन सकता है? मंत्रिमंडल को अधिकृतता, संसद बन गई, इसलिए सांसदीय लोकशाही आ गई, सांसदीय लोकतंत्र आ गया और लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली संसद अस्तित्व में आई। 1952 के चुनाव हुए, अधिकृत संसद अस्तित्व में आई, लोगों द्वारा निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई। लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुने क्योंकि गणराज्य में लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर उनको अधिकार प्रदान करते हैं कि हमारी ओर से आप शासन चलाओगे, और इसीलिए गणतंत्र अस्तित्व में आया, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल अस्तित्व में आया, गवर्नमेंट बाय द पीपल अस्तित्व में आया, गवर्नमेंट फॉर द पीपल भी अस्तित्व में आया। क्रम से विकास होता गया, समय के अनुसार हमारा लोकतंत्र, हमारा गणराज्य समृद्ध होता गया और लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए आवश्यक अलग अलग संस्थाओं का निर्माण भी हो गया। इसमें एक बात और भी ध्यान में रखिए, 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन भी हुआ संविधान सभा द्वारा। इसका मतलब संविधान लागू होने से पहले ही संसद अस्तित्व में आई, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया और पहला मंत्रिमंडल भी बना, और इस प्रकार से हमारा गणतंत्र अस्तित्व में आया। तो गणतंत्र के अस्तित्व की बात हो गई, परंतु कभी कभी हम लोगों को संविधान की उद्देशिका को बार बार पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अब मेरे नजर से मैं चाहूंगा कि आप संविधान की उद्देशिका को पढ़ें। अंग्रेजी में इस प्रकार से है,
We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. फिर से पढ़ता हूं मैं. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. हम संकल्प करते हैं भारत को, हिंदी में इसको ये कहेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प करते हैं. फिर से पढ़ता हूं, फिर से बताता हूं. हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प करते हैं 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को हम घोषित कर देते हैं कि भारत एक सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बीइंग एंड बिकमिंग. मैं व्यक्ति हूं, मैं मनुष्य प्राणी हूं, परंतु मनुष्य प्राणी बनने की मेरी प्रक्रिया भी आरंभ है. मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं हूं, परंतु होने की प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया भी शुरू. समाज है, परंतु समाज बन रहा है. इसको बोलते हैं घड़ना और घड़वाने की प्रक्रिया, बीइंग एंड बिकमिंग की प्रक्रिया. वैसे ही राष्ट्र के बारे में भी होता है. राष्ट्र है, परंतु राष्ट्र हमेशा उत्क्रांत होते जाता है. समाज है, समाज उत्क्रांत होते जाता है. व्यक्ति है, व्यक्ति अधिक परिष्कृत होते जाता है. यह बनने की प्रक्रिया भी निरंतर उत्क्रांत होती है. हमने 26 जनवरी 1950 को घोषणा तो कर दी, परंतु 26 नवंबर 1949 की बात को भूल गए. क्या भूल गए हम? कि हमको भारत राष्ट्र का निर्माण भी करना है. यह बात भूल गए और इसमें मगन हो गए कि भारत सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य है. हम भूल गए कि निर्माण करने के लिए कुछ करना जरूरी होता है, कुछ प्रयास जरूरी होते हैं. जब हम ये मानकर चले कि निर्माण हो गया, तो प्रयास करने की जरूरत ही नहीं थी. और फिर 72 साल में हम कहां पहुंच गए. 2022 में हम कहां पहुंचे? 1950 से हमने सफर शुरू किया. 26 जनवरी 1950 के लोकतांत्रिक गणराज्य का सफर शुरू हुआ, और 2022 में हम कहां पहुंचे? वहां तक पहुंचते. भारत के संविधान के संबंध में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पूछा गया कि आपको इस संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सबसे महत्व का लगता है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि संविधान के मौलिक हकों के अध्याय का अनुच्छेद 32 मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है. आपके पास संविधान की कॉपी निश्चित होगी. आप देखिए अनुच्छेद 32 को पढ़िए और सोचिए कि संविधान के निर्माता को अनुच्छेद 32 क्यों सबसे अच्छा लगता था. मैं इसके विवरण में अभी नहीं जाऊंगा. इस पर स्वतंत्र एक भाषण हमारा है, संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इस सीरीज में आप देख सकते हैं. मुझे यदि कोई पूछे कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो मैं अनुच्छेद 19 की बात करूंगा, और उसमें भी अनुच्छेद 19 क या 19A की बात करूंगा, जो मुझे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है. अनुच्छेद 19A मुझे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है. मुझे ऐसा लगता है कि भारत के संविधान की, भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य की यह भारत के नागरिकों को सबसे बड़ी देन है. अनुच्छेद 21 भी महत्वपूर्ण है, जो कहता है राइट टू लिव, जीने का अधिकार प्रदान करता है.
परंतु यदि अनुच्छेद 19 के विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार न हो तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? मैं बुद्धिजीवी व्यक्ति के तौर पर जिंदा नहीं रह सकूंगा। हाँ, जिंदा जरूर रहूंगा, परंतु बुद्धिहीन व्यक्ति के स्तर पर या फिर प्राणी के स्तर पर, बीइंग के स्तर पर, नॉट लाइक ह्यूमन बीइंग। और इसी अधिकार को लेकर वर्तमान में क्या स्थिति है, इस पर एक सटीक टिप्पणी टाइम्स ऑफ इंडिया के एक व्यंग्य चित्र में की गई है। व्यंग्य चित्रकार कल्पना करते हैं कि कहीं तो भी तथागत गौतम बुद्ध और आज के जमाने में तथागत गौतम बुद्ध और कन्फ्यूशियस यह चाइना के दार्शनिक थे, प्राचीन समय के दार्शनिक थे चाइना के। तो कहीं तो भी वर्तमान में 2020, 21, 22 में तथागत गौतम बुद्ध और कन्फ्यूशियस की मुलाकात हो गई। दोनों बैठे अपने चर्चा करते हुए बड़े आराम से बैठे। कन्फ्यूशियस कहते हैं बुद्ध को, वन हु आस्क क्वेश्चंस इज अ फूल फॉर ए मिनट। यदि कोई सवाल पूछता है तो उसको 1 मिनट के लिए मूर्ख माना भी जा सकता है। हो सकता है कि उसका सवाल मूर्खतापूर्ण हो, इसीलिए उसके 1 मिनट के लिए मूर्ख माना भी जा सकता है। वन हु आस्क क्वेश्चन इज अ फूल फॉर ए मिनट, वन हु डजंट आस्क इज ए फूल फॉर लाइफ। परंतु जो व्यक्ति सवाल ही नहीं पूछता वो जिंदगी भर के लिए मूर्ख माना जाएगा। सवाल पूछने वाले को कुछ समय के लिए मूर्ख मान सकते हैं, परंतु सवाल ही नहीं पूछता उसको जिंदगी भर के लिए मूर्ख माना जाना चाहिए। ऐसा कन्फ्यूशियस बुद्ध को कहते हैं। बुद्ध क्या कहते हैं, बड़ा मजेदार है। बुद्ध की सुन लीजिए, आज के समय की बात है, वर्तमान का व्यंग्य चित्र है आज की बात। बुद्ध कहते हैं, टाइम्स हैव चेंज्ड कन्फ्यूशियस। समय बदल गया है कन्फ्यूशियस, वो समय नहीं है, वो समय नहीं है 2500 साल पहले का। अभी समय बहुत बदल गया है। स्टे सेफ, सुरक्षित रहिए, नहीं तो यूएपीए के अंतर्गत जेल जाना होगा और मुक्ति नहीं मिलेगी। कन्फ्यूशियस क्या कहता है कि जो सवाल नहीं पूछता वो जिंदगी भर के लिए मूर्ख है। बुद्ध कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कही आपने, परंतु मत कहिए क्योंकि समय अच्छा नहीं है। ऐसा यदि सवाल पूछने के लिए लोगों से कहोगे तो जेल जाना पड़ेगा देशद्रोह के आरोप में, यूएपीए के अंतर्गत, और मैं भी तुम्हारी जमानत नहीं ले सकूंगा, जमानत नहीं मिलेगी। यह है आज का गणतंत्र और यह है आज का लोकतंत्र और यह है आर्टिकल 19। और एक व्यंग्य चित्र की बात मैं करूंगा जो आज के परिप्रेक्ष्य में है। यह भी टाइम्स ऑफ इंडिया का ही व्यंग्य चित्र है। एक प्रेत पड़ा हुआ है, लावारिस प्रेत पड़ा हुआ है और 2 गिद्ध उस पर बैठे हैं, क्योंकि गिद्ध का काम है, स्वच्छता सेवक हैं गिद्ध। आज महात्मा गांधी स्वच्छता सेवक है, वैसे गिद्ध भी स्वच्छता सेवक ही माने जाते हैं जंगल में, और उनका आदर किया जाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरणविद ये कहते हैं कि बिना गिद्ध के पर्यावरण की सुरक्षा असंभव है। तो आइए गिद्ध क्या कहते हैं उस प्रेत पर बैठे हुए। पहला गिद्ध कहता है, द ओनली रिकॉर्डेड डेथ टुडे, दैट टू बाय नेचुरल कॉजेस। आज एक ही मृत्यु का रिकॉर्ड है, आज एक ही मृत्यु है, वह भी प्राकृतिक कारणों से एक ही मृत्यु हुई है। दूसरा गिद्ध कहता है कि भाई प्राकृतिक कारणों से मृत्यु, तो इसकी अंत यात्रा क्यों नहीं निकल रही है? इसकी अंत यात्रा कहाँ है, क्यों नहीं निकल रही है? तो पहला गिद्ध कहता है कि यह जो प्रेत है इस पर अभी तक किसी ने दावा नहीं किया कि हमारे रिलेटिव का है, हमारे संबंधी का है,
हमारे परिवार का है, ऐसा किसी ने भी दावा नहीं किया है। इसलिए प्रेत यात्रा कौन निकालेगा? हमको ही इसको निपटाना पड़ेगा, हम ही इसके सगे संबंधी है। प्रेत किसका है? तो उस पर, उस मृत प्रेत पर लिखा हुआ है, मृत शरीर पर लिखा हुआ है कि यह प्रेत सत्य का है, सत्य मर गया है। और कोई भी इसको क्लेम करने नहीं आया कि सत्य मेरा है, मैं इसका दावेदार हूं, मैं इसका वारिस हूं। कोई क्लेम करने नहीं आया। सत्य की हत्या हुई है। आज के सिचुएशन में यह भी कहा जा सकता है कि वह प्रेत सत्य के साथ साथ लोकतांत्रिक गणराज्य का भी है। लोकतांत्रिक गणराज्य की भी हत्या हो गई है। यह भी व्यंग चित्र का संदेश है। यह कल परसों का व्यंग चित्र है। आइए कुछ स्टैटिस्टिक्स में आपको देना चाहता हूं, कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करना चाहता हूं आपसे। भारत दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बड़ा देश, कुछ ही समय में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला देश। 2020 के भारत में कुपोषण संबंधी के कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं। 119 देशों का अध्ययन किया गया है। कुपोषण के स्तर पर भारत सूडान के समान है और भारत का क्रमांक 119 देश में 94 है। गोदामों में अनाज सड़ रहा है, चूहे खा रहे हैं, सड़ रहा है पानी से, फिर भी भारत में कुपोषण सबसे अधिक है। कांगो हमसे बेहतर है, नेपाल बहुत बेहतर है, बांग्लादेश बेहतर है, पाकिस्तान भी बेहतर है। इथियोपिया नाम का अफ्रीका का सबसे कुपोषित माने जाने वाला देश भी हमसे बेहतर है और भारत का क्रमांक 94 है। भारत की महासत्ता और भारत के महागुरु बनने के लिए इस 72वें गणराज्य के वर्धापन दिवस पर भारत के राज्यकर्ताओं का अभिनंदन कि भारत में इतने कुपोषित होने के बाद भी हम महासत्ता का दावा करते हैं और विश्व गुरु होने का भी दावा करते हैं। एक बड़ा ही अजीब सा गणराज्य है हमारा। देखिए कैसा गणराज्य है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं, और जिसमें से एक को तो हमने भारत रत्न भी दिया हुआ है। उसके बारे में क्या कहा गया, देखिए ये कहा गया है कि 15 लाख बच्चे प्रतिवर्ष दूषित जल पीने से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कितने बच्चे? 15 लाख बच्चे दूषित जल पीने से प्रतिवर्ष मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसी समय में संसद के 2 सांसद, एक का पक्ष मालूम नहीं, दूसरे बीजेपी की सांसद हैं, श्रीमती हेमा मालिनी जी बीजेपी के सांसद है। दूसरा श्री सचिन तेंदुलकर जी, जिनको भारत रत्न भी प्राप्त है, उनके बारे में कहा गया है यह दोनों सांसद जल शुद्धिकरण यंत्र के निर्माता कंपनियों की एडवर्टाइज करते हैं। जल शुद्धिकरण यंत्र के निर्माता कंपनी की दोनों एडवर्टाइज करते हैं। भारत रत्न भी पैसे लेकर एडवर्टाइज करते हैं। और फिर भी कभी कभी टैक्स के चोरी में उनका नाम भी कभी कभी आता है आरोपी के रूप में। पनामा पेपर्स में आता है तो और कोई पेपर में आता है भारत रत्न धन्य है। उनको ये सवाल पूछा गया है कि आप दोनों खासदार हैं, आप दोनों सांसद हैं, फिर भी 15 लाख बच्चे यदि अशुद्ध जल पीने से मृत को प्राप्त होते हैं तो उनको शुद्ध जल देने की एडवर्टाइज करने के बजाय अपना कर्तव्य निभाइए और उनको शुद्ध जल प्राप्त हो,
इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए। यह प्रश्न आपसे पूछा जाना चाहिए। आज 26 जनवरी 2022 को आप केवल पक्ष की खासदार सांसद नहीं है, भारत के संसद की सांसद है और भारत का नागरिक होने के नाते मुझे हक है पूछने का कि भारत के सांसद क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो यह एक बात होगी। दूसरी बात और भी मैं बताना चाहूंगा आपको। भारत सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य भारत लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स के लिए उदार लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए सबसे निचले स्तर पर है, कई देशों से पीछे है और कुछ सालों से यह स्तर गिरते जा रहा है। सिविल लिबर्टीज के बारे में, नागरिक स्वतंत्रता के बारे में भारत का स्तर गिरते जा रहा है। एकेडमिक फ्रीडम के बारे में भारत का स्तर गिरते जा रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के संबंध में, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में भारत का स्तर गिरते जा रहा है। इक्वालिटी इंडेक्स के बारे में भारत 179 देशों में 122वें क्रमांक पर है। समानता के संबंध में भी हम बहुत कुछ, और इसीलिए भारत के लोकतंत्र को फ्री डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता, भारत के लोकतंत्र को इलेक्टोक्रेसी कहा जाता है। इलेक्टोक्रेसी का मतलब चुनावों तक सीमित लोकतंत्र, उसके बाद नहीं, लोगों को कोई अधिकार नहीं। सिर्फ लोग अभी सार्वभौम सत्ताधारी नहीं है, लोगों को सुप्रीम पावर प्राप्त नहीं है, लोगों को केवल वोटों का अधिकार बचा हुआ है और उतना ही अधिकार उनको है। और इसीलिए भारत के लोकतंत्र को इलेक्टोक्रेसी कहा गया है। एक बात और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने जाने वाला भारत उतनी ही अधिक आर्थिक विषमता से ग्रसित हो जाएगा। इसका अनुमान 2020-21 के संबंध में एक स्टैटिस्टिक्स आए हैं, उस पर से लगाया गया है। स्टैटिस्टिक्स आए हैं, ऑक्सफैम नाम के ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स से रिपोर्ट आई हुई है। 18 जनवरी 2022 की रिपोर्ट वर्तमान न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए। उसमें कहा गया है, उसमें यह कहा गया है कि कोरोना के समय में 1919 से कोरोना लागू हुआ, कोरोना के समय में लोगों के रोजगार गए, लोगों की नौकरियां गई। केंद्र सरकार कहती है, मोदी सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, जिसमें से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या शायद 23 करोड़ हो सकती है, 30 करोड़ हो सकती है। आधे लोग भिखारियों के लाइन में लगे हुए, फिर भी मोदी सरकार का सर्टिफिकेट है उत्तर प्रदेश को कि उत्तर प्रदेश सबसे प्रगतिशील राज्य है, देश का प्रगति के क्षेत्र में मॉडल बनने वाला राज्य है। हाईवेज बन रहे हैं, सुपर हाईवेज बन रहे हैं, रोड पर सुपर हाईवेज पर हवाई जहाज भी उतरने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जहां से 15 करोड़ लोगों को आगामी चुनाव होने तक मुफ्त में राशन मिलने की सुविधा की गई है। इस देश में यह कहा गया है कि अब्जोपति, करोड़ों नहीं, अब्जोपति की संख्या 104 से बढ़कर 142 हो गई है। गरीबों की संख्या 80 करोड़ हो गई, अब्जोपतियों की संख्या 102 से बढ़कर
142 हो गई है। उसी समय 84% लोगों की आमदनी घट गई है। पूंजीपतियों की आमदनी सबसे अधिक बढ़ गई है, लोग अब्जोपति। 142 अब्जोपतियों के पास कितनी संपत्ति है, और कहा गया है कि 53 लाख करोड़ की संपत्ति उनके पास है। 53 लाख करोड़। भारत का 1921-22 का अर्थ संकल्प 33 लाख करोड़ का था, तो भारत के अर्थ संकल्प से भी दुगनी संपत्ति केवल 142 लोगों के पास है। इसको कहते हैं संपत्ति का केंद्रीकरण। क्या भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य को यह अपेक्षित है कि एक तरफ 80 करोड़ लोग भिखारियों के लाइन में, मुफ्त राशन की लाइन में लगे, उसी समय 142 करोड़ लोगों के पास 53 लाख की संपत्ति होगी। यह संपत्ति कितनी है? यह संपत्ति इतनी है कि 55.5 लाख करोड़ लोगों के पास जितनी संपत्ति है, उतनी संपत्ति केवल 142 लोगों के पास है। यदि इन पर 1% भी संपत्ति कर लगाया जाएगा तो भारत की सारी शिक्षा व्यवस्था का 25 साल का बजट प्राप्त हो सकता है। इतनी संपत्ति का केंद्रीकरण हुआ है। क्या यही गणराज्य है? अंत में एक बात और मैं कहना चाहूंगा। कुछ दिन पहले हरिद्वार में, दिल्ली में, रायपुर में धर्म सम्मेलन हुए। खुलेआम घोषित किया गया कि यह हमारा संविधान नहीं है, हम इस संविधान को नहीं मानते, इस देश को हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो भी हिंदू राष्ट्र विरोधी धार्मिक अल्पसंख्याक है, उनका कत्ले आम करने के लिए हथियार उठाने की जरूरत है, और हम हथियार उठाएंगे। किसी भी राजनीतिक पक्ष ने इस बात का विरोध नहीं किया। दबे शब्दों में कांग्रेस ने थोड़ा सा विरोध किया, दबे शब्द में, यह कहकर कि हम भी हिंदू हैं परंतु हिंदुत्ववादी नहीं है। हम भी हिंदू हैं परंतु हिंदुत्ववादी नहीं है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने आए दिन देश के विरुद्ध नहीं, मोदी जी के किसी निर्णय के विरुद्ध यदि कोई बोलता है तो यूएपीए लगाया जाता है। इनके विरुद्ध अरेस्ट भी नहीं हुई थी जब तक सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बारे में कहा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल होने के पश्चात 2 लोगों को या 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सम्मेलन में कितने लोग थे मालूम नहीं। जब मोदी जी इस पर कुछ नहीं कहते तो मैं सही में उनको धन्य मानता हूं, इंटेलेक्चुअल्स को, जो आईआईटी के प्राध्यापक हैं, जो आईआईटी के 3 आईआईटी में से कुछ प्राध्यापकों ने और कुछ विद्यार्थियों ने मिलकर मोदी जी को खुला पत्र लिखा है। 186 कहा गया है, उनको खुला पत्र लिखा है। उसमें कहते हैं, मोदी जी यदि आप इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं और जो द्वेष फैलाया जा रहा है धर्म सम्मेलन के माध्यम से, इसका अर्थ यह होगा कि उस द्वेष फैलाने वाले, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध द्वेष फैलाने वाले धम्म संसद के वक्तव्य को आपकी मूक सम्मति प्राप्त है। क्या प्रधानमंत्री के नाते आप भी यह चाहेंगे कि यह नरसंहार हो? प्रधानमंत्री के नाते आप भी यह चाहेंगे कि अल्पसंख्यकों का अस्तित्व ही इस भूमि से समाप्त हो, जिसकी बात धर्म सम्मेलन में की जा रही है। अब मुझे बताइए कि क्या
यही गणराज्य चाहा था हम लोगों ने। अब मुझे बताइए कि क्या डॉक्टर अंबेडकर, भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर, क्या हमारी संविधान सभा और क्या संविधान को यही गणतंत्र अभिप्रेत था? अभी मेरा भाषण पूरा नहीं हुआ है। समझने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लोकतांत्रिक गणराज्य के आग्रही क्यों थे। उनको क्यों लगता था कि भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था ही आनी चाहिए, अन्य कोई व्यवस्था नहीं। आइए जरा इसके बारे में सोचते हैं। संविधान के लागू होने से पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिस समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए संविधान सभा में पहुंचे थे, बाद में वो सारे भारत के संविधान निर्माता बन गए, वो बात ठीक है, परंतु जिस समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिनिधित्व करते हुए संविधान सभा में पहुंचे थे, उस समाज पर दो प्रकार की गुलामगिरी आरोपित थी। दो प्रकार की गुलामी उस समाज पर आरोपित थी। पहली तो भारतीय होने के नाते ब्रिटिशों की गुलामी थी, परंतु डॉक्टर अंबेडकर को मालूम था कि ब्रिटिश तो जाने वाले हैं, यह गुलामी तो समाप्त होने वाली है, परंतु ब्रिटिशों के जाने के पश्चात भी मेरा समाज जिस धर्म व्यवस्था का गुलाम है, जिस वर्ण व्यवस्था का गुलाम है, जिस जाति व्यवस्था का गुलाम है, यदि इस गुलामी से मुक्ति चाहिए तो भारत में ब्रिटिशों के जाने के पश्चात लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था ही आनी चाहिए। यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का आग्रह था। लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था में ही, जो लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इन मूल्यों पर आधारित होगी, जिस व्यवस्था में हमें भी समाज में सबसे पिछड़े हुए माने गए लोगों को भी सत्ता में भागीदारी मिलेगी, जिस समाज व्यवस्था में हमें भी शासन प्रशासन में सहभागिता के अवसर मिलेंगे और हमें हमारी मुक्ति संभव है ऐसा लगेगा। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था आनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए प्रयास किए। 1919 में डॉक्टर अंबेडकर सर्वप्रथम साउथ बरो समिति के समक्ष निवेदन देते हैं और यह कहते हैं कि हमें भी वोट का अधिकार चाहिए, हमें भी प्रतिनिधित्व का अधिकार चाहिए, हमारे प्रतिनिधि हम ही होंगे, इसकी व्यवस्था चाहिए और इसीलिए हमें सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। सिंपल उद्देश्य था कि मैं अपने लोगों के लिए यहाँ आया हूँ। मैं सारे भारत की बात नहीं करूँगा, सारी भारत की बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं, परंतु मेरे लोगों की बात करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैं गुलाम हूँ और गुलामों की ओर से मैं ही बात करूँगा। इसलिए मुझे क्या चाहिए, मेरे लोगों को क्या चाहिए? जो धर्म व्यवस्था के गुलाम है, जो वर्ण व्यवस्था के गुलाम है, जो जाति व्यवस्था के गुलाम है, जिनको अछूत माना जाता है, जिनको पद दलित माना जाता है, केवल दलित नहीं, पद दलित। पद दलित मतलब पैरों के नीचे दबे हुए, कुचले हुए दलित। दलित अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, परंतु जिनको पैरों के नीचे दबाया गया है, पद मतलब पद, पैर, दलित। तो ऐसे दलितों के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे भी वोटिंग राइट चाहिए। मुझे भी केवल वोटिंग राइट नहीं, मुझे भी प्रतिनिधित्व चाहिए, मुझे भी मेरा प्रतिनिधित्व करने का हक चाहिए और इसके लिए मुझे सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। 1900 तब तक डॉक्टर अंबेडकर को कोई स्थान नहीं प्राप्त हुआ था राजनीति में, देश में। इसीलिए इस डॉक्टर अंबेडकर के निवेदन को एक प्रकार से दुर्लक्षित किया गया। साउथ बरो समिति ने कोई तवज्जो नहीं दी, देखने का भी प्रयास किया या नहीं किया मालूम नहीं,
परंतु डॉक्टर आम्बेडकर के प्रयास चलते रहे। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा उन्होंने स्थापित की। उनको लगा कि अकेला कुछ कर नहीं सकूंगा, चलिए लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। 27 में उनको मुंबई विधानमंडल में मनोनीत प्रतिनिधि करके चुना गया, रखा गया सरकार की ओर से। वहां पर उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे मुक्ति के। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत में आया, तब फिर से डॉक्टर आम्बेडकर थोड़ा व्यापक हो जाते हैं, थोड़ा बड़ा दृष्टिकोण सामने रखते हैं। अपने जैसे ही पीड़ित शोषितों को ही व्यथा वेदना को जानते हुए उनके भी हकों अधिकारों की बात डॉक्टर आम्बेडकर 1928 में साइमन कमीशन के सामने कहते हैं। साइमन कमीशन के सामने डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि हमें वोटिंग राइट चाहिए। फिर से दोहराते हैं, नहीं दिए गए थे, कुछ चुने हुए समुदायों को ही वोटिंग राइट्स था। हमें भी वोटिंग, हमें भी हमारे प्रतिनिधि चुनने का हक चाहिए, प्रतिनिधित्व चाहिए, वह पर्याप्त चाहिए, वह पर्याप्त चाहिए। हमारे प्रतिनिधि हम ही चुने, ऐसी व्यवस्था चाहिए। और इसीलिए फिर से दोहराते हैं कि हमें सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। परंतु यदि मताधिकार सार्वत्रिक मताधिकार नहीं है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज नहीं है, तो हमें स्वतंत्र मतदार संघ चाहिए। हमें स्वतंत्र मत, इतना ही नहीं, सारी ही महिलाओं को वोटिंग राइट चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर भारत के समाज के पहले व्यक्ति हैं जो 1928 में महिलाओं के लिए मताधिकार मांगते हैं। जो डॉक्टर आम्बेडकर आदिवासियों के लिए मताधिकार मांगते हैं। समाज के सबसे दमित, पीड़ित, शोषित लोगों के लिए मताधिकार मांगते हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किए गए लोगों के लिए भी मताधिकार मांगते हैं। जब पूछा गया उनसे कि क्या ये लोग के पास दिमाग है, इनको यदि मताधिकार दिया गया तो क्या यह विवेक से इसका उपयोग करेंगे, डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि बुद्धि का ठेका, बुद्धि का कॉन्ट्रैक्ट आप ही लोगों को नहीं मिला है, हमारे पास भी बुद्धि है, उसका उपयोग करने का अवसर तो दीजिए। और जब संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माण का अवसर प्राप्त हुआ तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने केवल अपने लोगों को मताधिकार नहीं दिया, सारे ही महिलाओं को मताधिकार दिया, जबकि महिलाओं ने मताधिकार के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। आदिवासियों को मताधिकार दिया, सारे ही ट्राइब्स वगैरह के भेदभाव भूलकर सारे ही भारतीयों को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज का अधिकार दिया। 1928 में डॉक्टर आम्बेडकर जिसकी मांग कर रहे थे वह अधिकार डॉक्टर आम्बेडकर ने दिया। यह डॉक्टर आम्बेडकर की लोकतांत्रिक गणराज्य की धारणा थी। जबकि अभी मैं पढ़ रहा था, इंग्लैंड में, अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग राइट्स के लिए संघर्ष करना पड़ा। अमेरिका में ब्लैक्स को वोटिंग राइट्स के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिनको उदार मतवादी डेमोक्रेसीज कहा जाता है। वहां पर भी बिना संघर्ष के महिलाओं को अधिकार नहीं मिला। कितने उदार डेमोक्रेट थे डॉक्टर आम्बेडकर कि बिना संघर्ष के इन सारे ही वर्गों को उन्होंने मताधिकार दिया। इसके बाद 1930 में डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, वी वांट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। क्योंकि ब्रिटिश हमारा भला नहीं चाहते, जितने जल्दी चले जाए उतना अच्छा है। जाने से पहले एक काम करे कि भारत में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल प्रस्तावित हो। 1932 में भारत में स्वतंत्रता कोसों दूर दिख नहीं रही थी।
भारत स्वतंत्र होगा या नहीं होगा किसी को मालूम नहीं था। भारत के लोग, प्रस्तापित लोग, भारत का नेतृत्व करने वाले लोग सिर्फ औपनिवेशिक स्वराज की बात करते थे, डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे। तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल की बात करते थे। 1942 में कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, 1942 में स्वराज, भारत स्वतंत्र होने वाला है, परंतु स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र आएगा। इसलिए ब्रिटिशों की दूसरे महायुद्ध में विजय आवश्यक है। दूसरे महायुद्ध में विजय होगी ब्रिटिशों की, तभी दुनिया में लोकतंत्र बचेगा। यदि जर्मनी, आज के संदर्भ में सुन लीजिए, मैं उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूंगा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। डॉक्टर अंबेडकर 1942 में बोलते, यदि इस दूसरे महायुद्ध में जर्मनी, इटली और जापान विजयी होते हैं तो दुनिया में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भारत में लोकतंत्र कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि यह युद्ध डेमोक्रेसी विरुद्ध फैसिज्म है। डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भारत में ब्रिटिशों के युद्ध प्रयासों को सहाय्य करने के लिए मेरे जवानों ने फौज में भर्ती होना चाहिए ब्रिटिशों के साथ, जर्मनी, जापान और इटली के विरुद्ध। और फिर भारत स्वतंत्र हुआ। डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता के रूप में कार्यरत हो गए और जो संविधान बना उसने लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया, सबको समान मतों का अधिकार दिया। और बड़े दुख से यह कहा, बड़े ही दुखी मन से यह कहा कि मेरी भी सीमाएं है, मैं अकेला संविधान सभा नहीं हूं। इसके विपरीत संविधान सभा में मैं अकेला ही हूं। ध्यान रखिए डॉक्टर अंबेडकर क्या कहना चाहते हैं, मैं अकेला संविधान सभा नहीं हूं, मैं संविधान सभा में अकेला ही हूं। इसलिए मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। संविधान के माध्यम से मैंने केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजकीय लोकतंत्र की स्थापना की है। यह पूरी डेमोक्रेसी नहीं है। और यह राजकीय लोकतंत्र सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है। वन मैन वन वोट वन वैल्यू के नाम पर केवल पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है, केवल पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है। और इसीलिए उद्देशिका में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत का सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प करते हैं। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये शब्द लिखे उद्देशिका में, तब डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि संविधान के माध्यम से मैं केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दे रहा हूं, यह पूरी और इसीलिए वो संकल्प में डॉक्टर अंबेडकर दो बातें कहते हैं। एक तो आने वाले दिनों में भारत के लोगों को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जिंदा रखनी है और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी में परिवर्तित करना है। तब ही भारत सही अर्थों में लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की ओर अग्रसर होगा। बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, ऐसा माना जाएगा। क्या हमने डॉक्टर अंबेडकर की बात सुनी? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सुरक्षित रहे, इसके लिए प्रयास किए। क्या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो, इसलिए प्रयास किए। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब वन ह्यूमन बीइंग वन वैल्यू होता है। वन ह्यूमन बीइंग वन वोट वन वैल्यू नहीं। क्या
हमने प्रयास किए कि भारत में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और व्यक्ति की प्रतिष्ठा यह मूल्य स्थापित हो। यदि यह करते तो जिसको वोटिंग राइट है, जो भारत का लोग है, जो भारत का सार्वभौम लोग है, जो भारत का सर्व सुप्रीम पावर अपने साथ रखने वाला लोग है, उस भारत के लोगों को एक विशिष्ट व्यक्ति को पंचायत के चुनाव में वोट नहीं देने के लिए अपनी थूक को चाटना नहीं पड़ता। यह कल परसों का उदाहरण है। एक गांव में एक प्रतिष्ठित नेता ने उसको वोट नहीं दिया, इसलिए अनुसूचित जाति की मतदार को अपने थूक को चाटने के लिए बाध्य किया। क्या यह लोकतांत्रिक गणराज्य की अपेक्षा हमने की थी? इस प्रकार का लोकतांत्रिक गणराज्य चाहिए कि माँ बाप की अनुमति के बिना बलात्कारित, सामूहिक बलात्कार की पीड़ित एक युवती का शव जलाया जाए। क्यों? इसीलिए पुलिस द्वारा जलाया जाए, इसीलिए कि वह अनुसूचित जाति की थी, इसीलिए कि वह दलित समाज की थी, इसी लोकतंत्र की डॉक्टर आम्बेडकर ने संकल्पना की थी। तो इसीलिए हम लोगों ने वह सेंटेंस पढ़ा ही नहीं। कौन सा सेंटेंस? वह सेंटेंस कि हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प करते हैं। हमने मान लिया कि भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया है। हमने मान लिया कि भारत एक ऐसा देश है गणराज्य जिसमें लोग सुप्रीम पावर हेल्ड करते हैं, जिनके पास सुप्रीम पावर है। ऐसा नहीं है बंधुओं, अभी देश बना ही नहीं। बना होता लोकतांत्रिक गणराज्य तो उस बलात्कारी पीड़ित दलित युवती का शव पुलिसों द्वारा बिना माँ बाप की अनुमति के जलाया नहीं जाता। बहुत दिन नहीं हुए हैं मैं हाथरस के घटना की बात करता हूं। यदि यह सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य होता तो कल परसों किस आंदोलन करने वाले किसानों पर जीप चलाकर 4 किसानों की मौत करने वाला मंत्री का बेटा होने पर भी मंत्री आज भारत का गृह मंत्री नहीं होता। इस लोकतांत्रिक गणराज्य की हमने कामना नहीं की थी। क्या 1972 साल बाद 2022 में जिस गणराज्य को मैं देख रहा हूं, मेरे नजर के सामने 1948 में मैं नागरिक नहीं था, मैं छोटा था आयु से, परंतु 1950 के गणराज्य के समय मैं नागरिक नहीं था परंतु भारतीय था। क्या इसी गणराज्य के लिए मैंने सपने देखे थे? बढ़ते गया, परंतु मेरे बढ़ने के साथ साथ गणराज्य विकृत होता गया। हम लोगों ने सोचा ही नहीं, और आज कहां पहुंचाया? मैंने आप लोगों को निवेदन किया है कि हम कहां पहुंच गए हैं। 2 बातों का दुख व्यक्त मैं और करना चाहूंगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारत के संविधान में मुझे लोग बनाया, भारत का लोग करके पहचान दी। यह भी कहा कि यह गणतंत्र है, गणतंत्र में लोग सुप्रीम पावरधारी होते हैं, तुम भी सुप्रीम पावरधारी हो, और इसके लिए यह पावर तुम अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रयुक्त करोगे। इसका मतलब मैं वोटर हूं और मुझे वोटर होने के नाते अपना उम्मीदवार खुद बनने का अधिकार भी प्राप्त है। मैं उम्मीदवार भी बन सकता हूं, वह अधिकार भी मुझे प्राप्त है। इस संबंध में डॉक्टर आम्बेडकर के 3 विधानों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा।